जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार भाइयों, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय विवेक कविश्वर जी, जो कि जिनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जन्म स्थल जो है वो आंध्र प्रदेश है, लेकिन कर्म स्थान जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली है। वहीं पर आपने बरसों बरस जो है अपना कार्यभार संभाला है, कार्य किया है, और आज एक अनोखे रूप के साथ हैं, जिनके लिए कहा जाए कि कर्म योगी। दूसरे शब्दों में हम इन्हें कर्म योगी कहेंगे, जिन्होंने कर्म भी किया, अपना परिवार भी संभाला, और साहित्य क्षेत्र को भी आपने जो है नया आयाम दिया। आपने नाटक के क्षेत्र में भी आपने नए नए प्रतीक गढ़े, नए नए आपने तरीके अपनाए, और आज हमारे सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे बातें करेंगे, इनके गीत भी सुनेंगे, इनकी गजलें भी सुनेंगे, इनके दोहे भी सुनेंगे, और इनसे बातें भी करेंगे। लेकिन बातें ज्यादा करेंगे, गीत कम सुनेंगे, क्योंकि गीत तो हम सुनते रहते हैं हमेशा। किसी न किसी पटल पर आप आते रहते हैं, ऐसा कोई पटल नहीं है जिस पर आप कभी नहीं पधारते हो। लेकिन बातें करने का समय कम मिलता है, बातें करने का मौका कम आता है, अवसर कम आता है। तो हम आज इनसे भरपूर बातें करेंगे, दिल की सारी भड़ास निकालेंगे, इनकी भी और हमारी भी। मैं चाहूंगा कि इनसे वो बातें भी निकलवाऊं जो इन्होंने आज तक अपने दिल में छुपा के रखी है, समाज में नहीं आने दी, दर्शकों तक नहीं आने दी। वो बातें भी मैं इनसे पूछूंगा, और हो सका तो मैं इनसे जवाब भी लूंगा। हमारे साथ में जो है हृदय जी श्रीवास्तव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोशन लाल जी कविश्वर कुलश्रेष्ठ जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रश्मि कुलश्रेष्ठा भी जुड़ी है हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का अभिनंदन है, सभी को सादर प्रणाम। तो आदरणीय, आपने जो ये साहित्य की और आपका रुझान हुआ, ये कब से हुआ? आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, सादर नमन। मैंने भी आपको काफी सुना है, आपके साथ काफी कार्यक्रम किए हैं, और मैं भी कायल हूं आपकी प्रतिभा का, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं आपके पटल पर आकर। आपने मुझसे मेरे साहित्य सृजन की बात की। जब मैं कॉलेज में था, करीबन 1971-72 की बात है ये, तब एक दिन ऐसे ही टीवी पर, उस समय दूरदर्शन पर, पांडवों के ऊपर एक धारावाहिक आ रहा था, या शॉर्ट फिल्म थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। वो सुनने के बाद एक मैंने कुछ कविता, कुछ पंक्तियां लिखी, और वो पंक्तियां मैंने सुनाई अपनी
माता जी को। अच्छा। सो पहली मेरी श्रोता, मेरी क्रिटिक, मेरी जिन्होंने मेरी प्रशंसा की, वो मेरी माँ ही थी। डरते डरते उनको सुनाई, और जब उन्होंने उसकी काफी तारीफ की, मेरी माँ भी हिंदी में काफी अध्ययन कर चुकी थी, हिंदी विशारद, हिंदी निपुण वो थी। तो जब उन्होंने तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा, वहां से मेरा आरंभ हुआ। लेकिन अगर असल में मुझे कहीं से बहुत ज्यादा ताकत मिली तो वो थी 1972 में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था। सो एक वहां पर काव्य प्रतियोगिता हुई। उस काव्य प्रतियोगिता में मैंने डरते डरते अपनी कविता भी पढ़ी, काफी लोग थे, और उसके बाद जब मुझे विजेता घोषित किया गया, प्रथम पुरस्कार मेरे नाम से घोषित किया गया, बहुत खुशी हुई। वो पुरस्कार लेने के बाद जब मैं स्टेज से उतर रहा था, तो एक प्रोफेसर हुआ करते थे हमारे समय में, त्रिपाठी जी, हिंदी के ही प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे वापस बुलाया, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, लिखना मत छोड़ना, छपो या ना छपो, कोई तारीफ करे या ना करे, लिखते रहो, अपने आत्मिक संतोष के लिए लिखते रहो। वो दिन है और आज का दिन है। मां का आशीर्वाद, त्रिपाठी जी का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आप लोगों का प्रेम, कलम चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, जिन्हें सर्वप्रथम माँ का आशीर्वाद मिल गया हो, जिस पौधे में माँ ने अपनी आशीर्वाद की खाद डाल दी हो, वो पौधा तो वृक्ष बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवश्य। और फिर गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको मिला जी। और आशीर्वाद भी ऐसा मिला कि लिखते रहिए, लिखते रहिए, ये जरूरी है। हमारे क्षेत्र में लिखना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, कहना जरूरी नहीं है, बोलना जरूरी नहीं है, पढ़ना आवश्यक नहीं है। लिखना और सुनना, ये दो कार्य जो आदमी प्रतिदिन करता है, हमेशा करता है, वो आदमी अवश्य ही सफल होता है। और हमारे साथ में सुनना भी दिल से होना चाहिए, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से होना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में मुकेश कुमार जी, अनुरागी, जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप पटल पर आए और हमें आपने ऊर्जा प्रदान की, आपने कमेंट्स देकर के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप किन परिस्थितियों में आंध्र प्रदेश या दिल्ली आए? कोई विशेष परिस्थिति थी या केवल नहीं, मेरे पिताजी आर्मी में थे। सो अच्छा। उनकी पोस्टिंग उस समय आंध्र प्रदेश में थी, सिकंदराबाद में थी। ईएमई उनका हेडक्वार्टर था, वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद उनका तबादला दिल्ली में हो गया, हम सब लोग दिल्ली आ गए। और दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि उनका तबादला वहां से बॉर्डर एरिया में हो गया, नागालैंड बॉर्डर में। उस टाइम नागालैंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एरिया था। तो हमारे पास दो विकल्प थे, एक तो दिल्ली में रहे, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, 8-9 साल का, कि हम या तो दिल्ली में रहें या अपने गांव महाराष्ट्र चले जाएं। लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, बच्चों के भविष्य के हिसाब से यह फैसला किया गया कि हम लोग अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहेंगे और पिताजी 5 साल के लिए बॉर्डर चले जाएंगे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग फिर वापस दिल्ली हुई और दिल्ली से ही वो रिटायर हुए। हमारा दिल्ली में सब कुछ चलता रहा, बढ़ता रहा, दिल्ली के ही हो गए, और दिल्ली के ही होके रह गए दिल्ली के ही होकर रह गए। तो मित्रों, एक नई बात और निकल के आई कि आपका गांव जो है महाराष्ट्र है। जी, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। जन्म आंध्र प्रदेश, निवास जो है, पारिवारिक निवास जो है वो महाराष्ट्र, और कर्म भूमि दिल्ली। तीन राज्यों को समेटे हुए आप जो है दिल्ली में। असल में राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं मैं। तो सर, राष्ट्रवादी बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिंद से कोई रचना हमारे दर्शकों को सुना दें, जिससे कि मनोरंजन भी होता चले और बातें भी होती चले। मैं आपको एक शुरुआत में छोटा सा, एक क्षणिका तो नहीं, क्षणिका से कुछ ज्यादा और गीत से थोड़ा कम सुनाता हूं। स्वागत है सर। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन,
एक सुबह का दृश्य खींचा है मैंने, जब सावन की बरसात के बाद हल्की हल्की धूप में किरणें आती हैं नीचे, स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन, अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन, अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन। स्वप्नों ने नव जीवन पाया, जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया। क्या बात, यही दर्शन मेरे जीवन का भी है। बस तो मित्रों देखिए, आपने देखा कि आपकी रचनाओं में शब्दों का इस प्रकार भंडार भरा होता है कि हम सुनकर के चकित रह जाते हैं कि ये शब्द कहाँ से गढ़े गए, कहाँ से लिए गए, कहाँ से ढूंढे गए और किस तरह से इन्होंने इनको अपनी काव्य में पिरोया है। आदरणीय, हमारे साथ में जो है सदानंद जी कविश्वर जुड़े हैं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद हमें मिला है, आपका स्नेह हमें मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, आपने फिर पढ़ाई करने के बाद में आपने लिखा है कि आप गोदरेज में जो है आपकी सर्विस लगी। तो गोदरेज की तो शायद दो शाखाएं हैं, एक फर्नीचर और एक कॉस्मेटिक। गोदरेज की बहुत शाखाएं हैं। गोदरेज की शाखा दो हैं जी, एक साबुन बनाने से लेकर जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है सैटेलाइट तक जाती है, सैटेलाइट के पार्ट्स तक बनाते हैं वो। अरे वाह साहब, बहुत सुंदर जी। लेकिन ज्यादा प्रचलित हमारे लिए दो ही हैं, एक फर्नीचर और एक कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक, मैं कॉस्मेटिक्स डिवीजन में था। मैं कॉस्मेटिक्स डिवीजन में था, लेकिन करीबन 7 या 8 साल के बाद मेरे को इंटरनल ऑडिट में लिया गया। अच्छा। और उसके बाद काफी डिविजन्स मेरे अंडर आ गए। हर डिवीजन में अलग अलग उनके स्थानों पर पूरे हिंदुस्तान में मेरा घूमना होता था, इसलिए हर डिवीजन की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने हासिल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर, फिर आपका जब आपका जीवन साथी मिला आपको, तो उन्होंने आपके इस साहित्य जीवन में सहायता करी, या मतलब जो इसमें कुछ उन्होंने अड़चन डालने का प्रयास किया, या उन्होंने कुछ ऐतराज किया, या इसमें आपके सहभागी बनते रहे? ऐतराज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मेरी कविताओं को सुना, जो समझ नहीं आया था वो पूछा, सराहा, और सबसे बड़ी बात, जब कभी मैं लिख रहा होता था या होता हूं, उसके बीच में कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। ये सहयोग तो मुझे अपने पूरे परिवार से मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जो हैं, आपको मैं खुश नसीब कहूंगा कि आपको ऐसा परिवार मिला, ऐसे जीवन साथी मिले, बेशक, जो कि आपको सहायता ही देते रहे। जी। हमारे साथ में बसंत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गुजरात से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी बहुत बढ़िया, रेणु जी भी जो है बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं, इनकी आवाज भी बड़ी मधुर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी। तो आदरणीय, उसके बाद आपकी जीवन यात्रा और साहित्य यात्रा दोनों साथ साथ चलती रही। तो इस बीच कोई उदाहरण जहां आपको थोड़ा झटका लगा हो, या कोई बाधा आई हो, या मन में कुछ ऐसा हुआ हो कि यार अपन इस साहित्य यात्रा में कैसे फंस गए? ऐसा होता है जीवन में सर कई बार। हाँ, होता है। मुझे इस बात का कभी भी अफसोस या दुख नहीं हुआ कि मैं साहित्य में क्यों पढ़ा, क्योंकि साहित्य ने मुझे कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं की। और काव्य तो ऐसी चीज है, जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है, आप उसे कहीं हल्के से नोट कर लीजिए, रूप तो उसे आप बाद में दे सकते हैं। काव्य ने मुझे कहीं रोका नहीं, इसलिए मुझे काव्य की अड़चन कभी भी नहीं हुई। बल्कि
सिर्फ एक ही उहापोह मेरे मन में हमेशा होती थी, क्या मैं अपनी कविताओं को कहीं प्रकाशित होने के लिए भेजूं, क्या मैं अपनी पुस्तक निकालूं। लेकिन मेरे एक बहुत बड़ी कमी है मुझ में, मैं जीवन में किसी भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। मैं हारना नहीं जानता, हारना नहीं चाहता। इसी डर ने मुझे काफी वर्षों तक अपनी किसी भी कविता को प्रकाशित होने से, भेजने से रोके रखा, कि अगर मेरी कविता अस्वीकृत हो गई तो वो मेरा नहीं, मेरी कविता का अपमान होगा। आप यकीन मानिए, मैंने करीबन पहले 25-30 साल तक अपनी कोई कविता कहीं प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजी। लेकिन उसके बाद एक काव्य गोष्ठी में मुझे एक संपादक ने सुना, इलाहाबाद से आए थे वो, और उन्होंने अपने आप मुझे कहा कि हम आपकी पुस्तक छापना चाहेंगे, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं। उनसे बातचीत हुई, उन्हें कविताएं अच्छी लगी, उन्होंने पुस्तक छापी, अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उसके बाद यात्रा चल पड़ी। लेकिन मुझे साहित्य ने किसी काम में रोका नहीं कभी भी। नहीं, मेरा मतलब साहित्य से रोकने का नहीं था, मेरा मतलब साहित्य से जुड़े लोगों से रोकने का था। कई लोग इस तरह के नहीं, होते नहीं, हैं नहीं। जो कि टांग खींचते हाँ, हैं। होते हैं, मानता हूं। वो जरूर हुआ है। जिन्हें हम बरगद कह सकते हैं। कई बरगद ऐसे होते हैं जो छोटे पौधों को नहीं पनपने देना चाहते। मैं उन बरगदों जी, की बात कर रहा था। जी, जी, जी। भगवान की बहुत अनुकंपा है मुझ पे, मुझे ऐसा कोई भी बरगद नहीं मिला। और क्योंकि क्योंकि पहले 25-30 साल तक मैं एक्सपोज हुआ ही नहीं, शायद इसलिए बचा रहा। अच्छा, 25-30 साल तक मैं और मेरा साहित्य, बस इतना ही चलता रहा। और उसके बाद आज तक भी मुझे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है आपकी, कुछ लोगों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म किया जिसको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता था, दुख होता था। मेरे नाम जो कविश्वर नाम है, इस पे कुछ लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि आप अपने आप को जयशंकर प्रसाद समझते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कविश्वर कैसे लगाते हैं अपने नाम के सामने। तब उन्हें समझाना पड़ा, भाई ये कविश्वर मेरा कुल का नाम है, हमारे परिवार में 25-30 कविश्वर और भी हैं, और ये कविश्वर कोई उपाधि नहीं है, सिंपल मेरा सरनेम है। सो उसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। वो लोग मेरी कुछ एक रचनाओं की नकल भी की गई। जी, कुछ एक रचनाओं की नकल भी की गई, फेसबुक पे शब्द बदल के उनको प्रस्तुत भी किया गया। लेकिन मैंने ना तो किसी से कोई सवाल किया और ना ही किसी पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया। जो मैंने लिखना था लिख दिया, जिसको जो करना चाहे करे। कोई भी मेरा यहां से बुद्धि नहीं छीन सकता और परमात्मा का हाथ नहीं छीन सकता। और जिसकी चीज जिसी की रहती है, लोग सब समझते हैं कि ये कहां से चली और कैसे इसका रूप परिवर्तन हुआ है और कैसे ये हम तक पहुंची है। लोग सब समझते हैं, चाहे वो मुंह से न कहें, लेकिन समझते सब हैं, सबके दिमाग है। साहित्यकार तो कम से कम समझते हैं कि ये इनकी मौलिक रचना नहीं है। और साहित्यकार तो वैसे ही उसकी बुद्धि जो होती है एक एवरेज आदमी से काफी ज्यादा होती है, तभी वो साहित्यकार बन पाता है। बेशक। तो आदरणीय, आप बड़े खुशनसीब रहे कि आपका किसी ने जो है विरोध नहीं किया, और आपने बताया कि आप जो है पहले रहे ही सामने आए ही नहीं लोगों के, और जब सामने आए तो आप स्वयं ही बरगद बन चुके थे। तो फिर बरगद को कौन छीन सकता है, बरगद की कौन टांग खींच सकता है। बरगद तो बरगद ही होता है। रश्मि जी बहुत ठीक लिख रही हैं। आप काफी वर्षों तक दूब बनकर रहे, इसलिए वटवृक्षों से बच सके। हो सकता है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। जब सामने आए तो वटवृक्ष बनकर के आए। ये तो मुझे मालूम नहीं मैं वटवृक्ष हूं या नहीं, तो लेकिन ये जरूर है कि अब थोड़ा खड़ा हो जाता हूं अपने पांव पे। वो तो जो छाया में बैठे हैं उनको मालूम है सर। जो वटवृक्ष की छाया में बैठे हैं उन्हें पता है वटवृक्ष हैं या नहीं है आप। तो आदरणीय, फिर एक और रचना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। आपने मेरे शब्दों की कुछ प्रशंसा की। मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगा जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम पुरस्कार मिला था। और
विशेषतः बहुत ये सुंदर। अनुरोध करूंगा कि आप इसमें शब्दों को देखिए और इसमें बिंबों को देखिए। और ये सब मैंने लिखा था जब मैं सेकंड ईयर में था, मतलब 17 या 18 साल का, 17 साल का ही, तब की कविता है वाह ये। वाह। इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी। एक पत्नी जो अपना पति खो चुकी है उसको आंखों के सामने रख के लिखा है, इस रोदन के क्या पार सखी, नातों से क्या अनुराग सखी, भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी। भंवरों का कर सानिध्य पार, तल में रखा क्या सार सखी। मधु का कैसा ये रूप सखी, मधुकर स्तंभित उल्लास सखी। सतरंगी के हाँ शतकंपों हाँ, में कंपित कैसा आभास सखी। बहुत सुंदर। निशिदिन का ये प्रखर जाल, निशिदिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते मीन सखी। निशिदिन का ये प्रखर जाल, रवि शशि बन जाते मीन सखी। पर रंगों की इस आभा में क्यों इंद्रधनुष मद अंध सखी। पर रंगों की इस आभा में क्यों इंद्रधनुष मद अंध सखी। मधुघट खुद ही क्यों चात सखी, मधुघट खुद ही क्यों चात सखी। मरुमे कैसा जलभास सखी। मधुघट खुद ही क्यों चात सखी, मरुमे कैसा जलभास सखी। शोणित लक्षित इन बूंदों में क्यों जीवन का आभास सखी। शोणित बहुत लक्षित सुंदर। इन बूंदों में क्यों जीवन का आभास सखी। जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंध सखी। जीवन मधुशाला क्षणिक रूप, आस्था में क्यों चिरबंध सखी। जब चषक लिए मृगजल हाला, क्यों क्षणिक भास का दंभ सखी। जो जब चषक लिए मृगजल हाला, क्यों क्षणिक भास का दंभ सखी। आशाओं की ये स्वर्ण शिखा, मानव जीवन है शलभ विकल। मरुमे उड़ता प्यासा चातक, स्वाति की निष्फल आस सखी। और आखिरी बंद है इसका, जड़ता में कैसा भास सखी। जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी। जड़ता में कैसा भास सखी, धूमिलता का आभास सखी। लघु सांसों की इस नैया में क्यों दूर किरण की आस सखी। इस रोदन के क्या पार सखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, हमारे साथ बहुत से साहित्यकार जुड़े हैं, बहुत से लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगा कि यदि हमें हमारी शब्द शक्ति बढ़ानी हो, उसके लिए आप कोई हमें कुंजी बताएंगे कि शब्द शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए ऐसा देखिए, कोई तरीका हो। कुंजी एज सच तो कुछ नहीं है। जो मैंने किया या जो मुझसे हुआ वो मैं बताता हूं। जो हमारे धुरंधर साहित्यकार हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल पहली पंक्ति के, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, निराला, अगर हम इनकी कविताओं को पढ़ें, और पढ़ें समीक्षा करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ें, सीखने के लिए। सीखने से ज्यादा मैं पढ़ना मतलब उसका आनंद लेने के लिए पढ़ें। तो एक होता है कोर्स में आई हुई कविता को पढ़ना, तब हमारा सारा ध्यान उसके भाव पे रहता है, हम उस कविता को जीते नहीं हैं, उस कविता को एंजॉय नहीं करते हैं। एक होता है कैजुअल पढ़ना। अगर आप महादेवी जी को बिल्कुल शांति से पढ़ें तो जो आनंद आता है उसका जवाब नहीं, और वहीं से आपको शब्द मिलते हैं। मुझे महादेवी जी का एक शब्द आज तक याद है और अच्छी तरह याद है, वो उड़ू, उड़ू उनका एक शब्द था, उड़ू अर्थात तारा। ये शायद आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप महादेवी जी को पढ़ेंगे, हाँ, जब जयशंकर जी को पढ़ेंगे तब ये शब्द आपको मिलेंगे। मेरा तो यही था, उनको पढ़ के मैंने जो शब्द समझ नहीं आता था मैं उसी टाइम से शब्दकोश में देखता था, आनंद भी मिला और वो शब्द कहीं अंदर जाके बैठ गए। और आजकल तो मित्रों इस चीज के लिए हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है। आप गूगल पे महादेवी जी को भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी साहित्यकार बड़े बड़े हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत आराम आपको से। वाचनालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है और पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है।
आप सही आराम बात से है। पढ़िए, उनके प्रिंट निकाल लीजिए जी, ये हर पुस्तक आप खरीद भी नहीं और सकते। जहां चाहिए वहां पढ़िए। एग्जैक्टली। हाँ, इतनी पुस्तकें नहीं खरीद सकते, और हमारे समय नहीं में तो खरीद सकते। सबसे बड़ी मजबूरी थी, ना तो इतने पैसे थे कि हर पुस्तक खरीदी जाए, और ना ही इंटरनेट था। तो हमारा एक ही जरिया होता था, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना। लाइब्रेरी, वाचनालय में ही पढ़ जी, सकता था आदमी। सोनिया जी जुड़ गई हैं। सोनिया जी तो प्रणाम। आज तो हमारे पास बहुत से, नमस्कार सोनियाक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपका आभार। तो सर, अब हम आगे चलें कि अ, आपका रुझान मैं साहित्य से फिर मैं नाटक की तरफ कैसे आया? आपसे एक विनती करूंगा। मैं आपसे एक विनती करूंगा। मैं कोई इतना महान व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप सर कहें। आप मुझे आदेश, विवेक जी ही कह सकते हैं। आदेश दीजिए सर। तो आदरणीय, मैं पूछूंगा कि आपका जी। रुझान फिर नाटक की तरफ कैसे आया? ये भी एक बहुत खूबसूरत वाकया था। मैं 1900 शायद 78 की बात थी। 78 78, हाँ। मैं एक नाटक देखने गया दिल्ली में। मंडी हाउस एक जगह है, वहां का श्री राम सेंटर एक ऑडिटोरियम है। वहां अपने दोस्त के साथ जिंदगी में पहला नाटक देखा मैंने वहां। और अच्छा। उस नाटक के एक पात्र से बहुत प्रभावित हुआ मैं। एक महिला पात्र थी, 70-80 साल उनकी उम्र होगी, दांत टूटे हुए, सब मुंह पे काला हुआ। तो मैंने अपने दोस्त से उनकी बहुत तारीफ की कि यार क्या अभिनय है, क्या कला है, क्या कमाल है, बिल्कुल इस उम्र में भी इतना अच्छा अभिनय। वो हंस के रह गया, और नाटक खत्म होने के बाद उसने मुझसे पूछा, उस कलाकार से मिलना चाहोगे? वो उनको जानता था। मैंने कहा जरूर। अच्छा। और जब मैं उनसे मिला तो वो एक 30 साल की महिला थी, जिन्होंने 80 साल की हाँ, महिला का रोल किया था। अच्छी भली सुंदर हाँ, महिला थी, और वो स्टेज पर कुरूप नजर आ रही थी। वो देखा, हमारी जान पहचान हुई, 10-15 मिनट बातें हुई, और सडनली उन्होंने मुझसे पूछा, नाटक में काम करना चाहोगे? मैं हैरान। हाँ। मैंने कहा जी। उस टाइम मैं साउथ एक्सटेंशन में रहता था और वो गुलमोहर पार्क में रहती थी। उन्होंने मुझे कहा मेरे घर आ जाओ। उनके घर गया। उन्होंने मुझसे कुछ पढ़वाया, 4-5 किरदार, और मुझे मेरे जिंदगी के पहले नाटक में एक अहम किरदार उन्होंने मुझे दिया। काफी दिन के बाद, बहुत बहुत बहुत। मेरे ख्याल 5 या 7 शोज करने के बाद, उनसे मैंने एक दिन पूछा कि मैडम आपको मुझ में क्या नजर आया? मैं पहली बार आपसे मिला था, जो आपने मुझे एकदम ही नाटक में काम करोगे क्या पूछ लिया। तो उन्होंने देखिए, ऐसा 2 होता नहीं है बातें जो सर। मुझे कहीं वो आज तक याद हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि, बड़ी थी मेरे से वो, उन्होंने कहा विवेक, तुम्हारी आवाज बहुत इंप्रेसिव है, पहली बात। और दूसरी बात, तुम जो कहना चाहते हो वो तुम्हारी आवाज में और तुम्हारी आंखों में नजर आता है। किसी भी कलाकार के लिए चीजें काफी हैं। मैंने कहा ये वाह। चीजें काफी है, बस। परमात्मा का मैंने आभार व्यक्त किया, और उसके बाद आज तक वो यात्रा चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ ज्ञान भंडारी जी जुड़े हैं। आपका बहुत वाह, बहुत स्वागत प्रणाम। है भंडारी जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत 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 आपका अच्छा लिखती है ज्ञान जी। आभार है। बहुत सुंदर सर। तो सर, ये तो हुई नाटक की जी। बात। अब हम आते हैं आकाशवाणी की तरफ। आकाशवाणी में भी आपने जो है आवाज दी है, आकाशवाणी में भी आपने प्रोग्राम किए हैं। वो संयोग कैसे हुआ? आप संयोग के धनी हैं, आपको संयोग मिलते हैं, देव योग मिल जाता है। तो इसमें भी कोई मेरे संयोग एक था? नाटक में मेरे एक नाटक में नाटक का नाम था ताजमहल का टेंडर। उसमें मैं मुख्य रोल शाहजहां का किया करता था। उसमें एक शाहजहां का स्वगत डायलॉग है, जो उसके मरने के बाद स्टेज पे सुनाई देता है। करीबन 7 या 8 मिनट का लंबा चौड़ा पीस था। उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और वो शाहजहां मरा पड़ा है स्टेज के ऊपर, और वो बैकग्राउंड में सुनाई देता है। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं स्टूडियो में गया था। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर थे। वो रिकॉर्ड किया मैंने। माइक्रोफोन से बात करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज के कंपन, आवाज और हवा का मिश्रण, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। वो रिकॉर्ड मैंने किया, अच्छा हुआ, और इसके बाद रिकॉर्डिंग के चांसेस मिलने शुरू हो गए। लोग बुलाने लग गए रिकॉर्डिंग के लिए।
आकाशवाणी में मैंने रिकॉर्डिंग सीधा उनके स्टूडियो में बहुत कम की है, लेकिन मैंने उनके लिए बहुत रिकॉर्डिंग की है प्राइवेट स्टूडियोज में। दूरदर्शन के लिए बहुत रिकॉर्डिंग्स की हैं, कमर्शियल्स बहुत किए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा वैसे कि मेरा जीवन बहुत सारे संयोगों पर निर्धारित है, आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। ये संयोग क्या कम है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। ये संयोग हमारे लिए है सर कि हम गुजरे हुए जमाने के शहनशाह शाहजहां से बात कर रहे हैं। तो सर नाटक में आपने एक नाटक किया था मुकदमा भगवान पर जी। तो मुझे याद आ रहा है कि एक पिक्चर आई थी, उसमें भी एक ऐसा कुछ वाकया था जिसमें भूकंप आता है, उसकी दुकान गिर जाती है। मुझे पिक्चर का नाम तो याद नहीं है। जी हाँ, परेश रावल उस पिक्चर में थे। और परेश रावल उसमें, हाँ, उस पिक्चर में थे। तो जी, उसकी जी, जी। स्टोरी और ये आपकी स्टोरी क्या मिलती जुलती है या नहीं आपकी नहीं स्टोरी नहीं से वो नहीं, फिल्म बनी है? हाँ बिल्कुल नहीं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी। हमारी स्टोरी ये थी कि बहुत सारे लोग किसी हादसे में मर जाते हैं। उसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं, वकील है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज के, और वो मर के भगवान के पास पहुंचते हैं और वो आपस में अपनी एक यूनियन बना पे भगवान पे ही मुकदमा कर देते हैं कि हे भगवान, तूने कैसी दुनिया बनाई। ये हमारा प्लॉट था। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत, ये एक नया प्रयोग था ये। जी, ऐसा प्रयोग हुआ बहुत नहीं था, पुरानी ऐसी बात हो कहानी गई। कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। बहुत पुरानी बात हो गई। तो आजकल नाटक में हैं आप या उधर से संन्यास ले लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल संन्यास नहीं लिया। संन्यास तो मैं तभी लूंगा जब रुखसत का वक्त आ जाएगा। नाटक में हूं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही। बस अंतर इतना आया है कि कुछ एक रोल्स जैसे होते हैं उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे खालिद की खाला एक नाटक था हमारा जिसके 100 शो किए मैंने। उसके पहले 60-70 शोज में मैं अहमद का कैरेक्टर करता था जिसकी उम्र 22-23 साल है। लेकिन अब उनके शोज में मैं अहमद के फादर का रोल करता हूं जिनकी उम्र 60-70 साल है। बाकी नाटक चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। खाली मतलब वो एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पात्र का रोल बदल गया है। जी जी जी। तो सर क्योंकि ये एज के एक हिसाब से नाटक खाली है, लुक ही नहीं बदलती, आवाज भी बदलती है। आवाज बदलती है। एक नाटक का जिक्र है जिस लाहौर ना देखा, जी। इसकी कहानी के कुछ बताएंगे? क्या है, देशभक्ति पर है या? बेहतरीन बेहतरीन नाटक है। बेहतरीन नाटक है। इसके भी मैंने काफी शो किए हैं, दिल्ली में ही किए हैं, दिल्ली से बाहर भी किए हैं। इस नाटक में पार्टीशन के टाइम की बात है। एक हिंदुस्तानी परिवार पार्टीशन में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान लाहौर चला जाता है। और ये मुस्लिम परिवार है। लाहौर जाता है, लाहौर में उसे एक मकान अलॉट हो जाता है कि ये आपका मकान है, आप यहां रहिए। और वहां रहना शुरू करने के एक दिन के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि उस मकान की मालकिन जो है, मतलब उसके मालिक की मां, 80 साल की बुढ़िया, वो वहीं एक कमरे में छुपी हुई है। और वो मां इनसे लड़ती है कि ये मेरा मकान है, तुम यहां कैसे आए। लेकिन इसी सारी बातों के बीच में इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। लाहौर में कुछ एक उस टाइम के गुंडे भी हैं जो इस परिवार को उस मकान से निकालना चाहते हैं क्योंकि उस मकान पे उनकी नजर है। कुछ मौलवी भी हैं जो अपनी चाल खेलते हैं। इसी सारे उधेड़ बुन में फंसा हुआ नाटक बहुत सुंदर नाटक है, जिसमें अगर असल में इस नाटक को देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान कुछ अलग नहीं है, इंसान ही है आखिर में। एक इंसान और दूसरा इंसान, चाहे धर्म उसे आप कोई भी दे दें। बहुत खूबसूरत नाटक है। बहुत सुंदर। हमारे साथ जो रेणु शर्मा जी जुड़ी हैं वो कह रही हैं आपको कि आप बहुत एक्टिव हो और आपको एक्टिव रहना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रभावित रेणु हुई जी। मैं आपकी इस बात से। आपने जो बात कही कि मैं तो रुखसत तो जब होऊंगा जब मेरा संसार से जाने का नंबर आएगा। तो उसी से बहुत प्रभावित होकर के उन्होंने ये कमेंट बिल्कुल। किया है। और रश्मि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी कह रही हैं कि पहले के कलाकारों की तो बात ही, समर्पण ही कुछ और था।
और आज के कलाकार कुछ और ही जो है अपना रूप दिखाते हैं। तो सर बिल्कुल फिर सच एक कह रही हैं। और आप, तो रश्मि जी ऐसा लगता है कि आप भी नाटकों से संबंधित हैं, संबंध रखती हैं, थोड़ा बहुत जुड़ाव है आपका, ऐसा लगता है मेरे को। आप आप जानते हैं सर इनको? बहुत अच्छी तरह, मिला नहीं हूं कभी, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा अच्छा। तो सर एक रचना और हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। मैं श्रृंगार का कवि हूं, श्रृंगार लिखता हूं, हर चीज में खूबसूरती और प्रेम बहुत को सुंदर। ढूंढता हूं। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा। चित्र अपने आंखों के क्या सामने बात, आप लाते जाइए। क्या गुनगुनी बात। सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघल कर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। वाह, क्या बात। गुनगुनी सी धूप हो और साथ में हो रूप तेरा, और अब क्या चाहिए। केवड़े के रंग पर सोना पिघल कर उतरता हो, और अब क्या चाहिए। वाह, चित्र क्या देखिए। बात। होंठ दांतों में दबाकर शब्द भरमाए हुए हों। होंठ दांतों में दबाकर शब्द शब्द भरमाए भरमाए हुए हुए। हों। वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। होंठ दांतों में दबाकर शब्द शर्माए हुए हों, वक्ष में हलचल मचाकर श्वास भरमाए हुए हों। आंख को इससे निराला दृश्य अब क्या चाहिए। तो चाहिए, वाह आंख क्या को बात है, इससे बहुत निराला सुंदर। दृश्य अब क्या बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों। कानों से केश नीचे आते हैं। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों। गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। वाह। कान नाजुक चूम कर केश ये हंसते भले हों। गाल के गड्ढे निराले डुबाने व्याकुल भले हों। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। प्यास को क्या इससे बात, अलग बहुत मधुपात्र अब क्या चाहिए। मधुपात। अंतिम बंध है चाहिए। इसका। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। श्वास तेरे चंदन मुझे करने लगे तो क्या करूं। रूप धानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। श्वास तेरे चंदन मुझे वाह क्या करने बात। लगे तो क्या करूं। रूप धानी अंगार सा जलने लगे तो क्या करूं। आंचल तले है तन महकता। आंचल तले है तन महकता, और अब क्या चाहिए। प्यास को इससे अलग मधुपात्र अब क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। सर हमारे हमारे साथ में कवि गोपाल सिंह जी ढिंडोरिया जुड़े जुड़े हैं। आपका अरे बहुत वाह। बहुत स्वागत है गोपाल सिंह जी। और उषा शर्मा जी भी हमारे साथ उषा जुड़ी शर्मा हैं। जी जुड़ गई हैं। आपका भी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत इन्हें भी स्वागत, मैं बहुत जानता हूं बहुत अच्छी अभिनंदन तरह। है आपका। लोग, सर हमारे साथ में बहुत से साहित्यकार और बहुत से गीतकार इस तरह से जुड़े हैं, जैसे कोई अ, आपके साथ जुड़े हैं या मेरे साथ जुड़े हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन चुंबक की तरह मेरा खींचे हुए आ सौभाग्य। रहे हैं। ये आपका प्रभाव, जी। ये आपका प्रभाव है कि इतने लोग और इतने श्रेष्ठ जो है साहित्यकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतने श्रेष्ठ लोग नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का जो है धन्यवाद करूंगा, सभी का अभिनंदन करूंगा और सभी का आभार प्रकट करूंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो सर एक और नाटक था आपका, बूढ़े गजब, इस पे युवा थोड़ा प्रकाश अजब बूढ़े डालेंगे? गजब। अच्छा, ऐसा है क्या? अ, ये युवा अजब बूढ़े गजब। युवा अजब बूढ़े गजब बूढ़े गजब। एक हॉस्टल का सीन है, एक हॉस्टल में बेस्ड है पूरा नाटक। अ, हम्म। इस हॉस्टल में जो जवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनकी कलाबाजियां दिखाई हैं, कुछ अच्छा। उनके रंग में रंग कर खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। उनके जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनमें किस तरह से प्यार के अंकुर फूटते हैं और उनकी लालसाएं कैसे बढ़ती हैं, ये दिखाया है। एक कॉमेडी नाटक है, अच्छा नाटक था। इसका मैंने सिर्फ एक ही बहुत शो किया था, लेकिन नाटक अच्छा अच्छा, था। बहुत सुंदर। सर आपने लिखा है इसमें दूरदर्शन पर वॉइस ओवर, ये क्या है? क्या होता है, दूरदर्शन जब कमर्शियल्स बनाता है या विज्ञापन बनाता है या कोई नाटक हम्म। बनाता है, तो वो जनरली 90% हिंदी में होता है, 10% अंग्रेजी में होते हैं।
लेकिन उन्हीं नाटकों को, उन्हीं विज्ञापनों को अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में जब दिखाया जाता है तो उस राज्य की भाषा में उनको डब किया जाता है। महाराष्ट्र में दिखाया जाएगा तो मराठी में डब किया जाएगा। तो होता यह है, वो जो कलाकार होते हैं उनको ना तो सारी भाषाएं आती हैं, तो वो हिंदी में करके चले जाते हैं, लेकिन वो अगर महाराष्ट्र में दिखाया जाएगा तो उन्हीं के होठों के हिसाब से मराठी डायलॉग्स देना, इसे वॉइस ओवर कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये मैं करता बहुत हूं, सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर हिंदी, इंग्लिश और मराठी के लिए। वाह, क्या बात। प्रणाम। तो सर, हमारे साथ में कुसुम सिंह जी चंदेल जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहन विजय तिवारी जी किससे जुड़े हैं? आपका बहुत 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 अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत कुसुम जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है। मुझे भी मिलता रहा है सर, मैं भी इनका कायल हूँ। विजय तिवारी जी किस लिए हमारे साथ जुड़े हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रश्मि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रेणु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बराबर स्नेह इनका मिल रहा है हमारे को। और हरदेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बराबर जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत हैं सर, सऊदी अरब से कहीं से हैं ये, तो आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंखुड़ी जी, संगीता जी, कवि गोपाल सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं बराबर, और रश्मि जी हमारे को बराबर वो दे ही रही हैं, का आभार व्यक्त करता हूं। तो सर, समय की मर्यादा बनती जा रही है, समय आता जा रहा है, समय किसी का गुलाम नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप हमें और एक कोई श्रृंगार रस या कोई अनोखा रस जो आप, क्यों आप तो हरफन मौला हैं, हर रंग में रंगे हुए हैं, तो सुनाइए कोई। मैं आपको अपना एक गीत सुनाता हूँ, मैं आपको अपना एक गीत सुनाता हूँ। श्रृंगार रस ही है। एक पक्षी, एक काल्पनिक पक्षी है गढ़वाल प्रांत में, उसे सगुन पंछी कहते हैं। असल में ये कोई वास्तविक पक्षी नहीं है, लेकिन सगुन पंछी बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी माना जाता है। बोला था सगुन पंछी कल आंगन में डोला था सगुन पंछी। बोला था सगुन पंछी कल आंगन में डोला था सगुन पंछी। घुंघराली अलके थी, साज ढली पलके थी, स्वप्नों की बारात नयनों की डोली थी। घुंघराली अलके थी, सांझ ढली पलके थी, स्वप्नों की बारात नयनों की डोली थी। चहका था सगुन पंछी कल आंगन में, बोला था सगुन पंछी। युग बीते वो गुलाब बन आया आंगन। अब क्योंकि ये वास्तविक पक्षी नहीं है, इसलिए हर कोई उसे अलग अलग रूपों में देखता है। युग बीते वो गुलाब बन आया आंगन, गंध लिए उतरा था स्पर्श बना मन भावन। गुलाब, युग बीते वो गुलाब बन आया आंगन, गंध लिए उतरा था स्पर्श बना मन भावन। चिहुका था सगुन पंछी कल आंगन में, उतरा था सगुन पंछी। आखिरी बंद है इसका। अल्लड़ थे चंचल थे नयन झरे स्वप्न सभी, मयूर पंखी पल बने बिंदिया के बंध सभी। मोह गया सगुन पंछी कल आंगन में, बोला था सगुन पंछी कल आंगन में डोला था सगुन पंछी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, ये तो है काल्पनिक शगुन पक्षी की बात। वैसे हमारे देश में उत्तर भारत में तो करीब करीब एक पक्षी ऐसा भी है जो अगर किसी के छत पर मुंडेर पर बैठ करके अगर मान लो बोलता है, तो कहते हैं कि वो किसी मेहमान के आने की जो है सूचना देता है, जिसे हम कौवा कहते हैं, काक कहते हैं, वायस कहते हैं। और एक शगुन पक्षी और होता है जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। और साल में शायद एक दिन कोई आता है, मुझे याद नहीं है, उस दिन यदि उसके दर्शन हो जाते हैं तो कहते हैं पूरा साल जो है बहुत सुंदर गुजरता है। वो दिन कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। नीलकंठ के दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं उस समय, उस दिन। तो संगीता जी चौबे हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा शर्मा जी जुड़ी हैं। बहुत दशहरा, ये बता रही हैं कि दशहरा का दिन होता है जिस दिन नीलकंठ के दर्शन करने से शुभ माना जाता है। अच्छा अच्छा। दशहरा। इस जानकारी के लिए आपको उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भूल गए थे, हमें आपने याद दिलाया, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, शुक्रिया, वार्ता धन्यवाद। करने से और बात बात करने से ये फायदा होता है कि बिल्कुल, कहीं से कोई जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। बेशक। तो सर, अब आएंगे हम आपके जय हिंद नाटक पर। जय हिंद नाटक जी याद आ रहा है कुछ? कितने शो किए आपने इसके? बिल्कुल। जय हिंद के मैंने शायद 7 या 8 शो किए हैं। उनमें से 2 शो दिल्ली से बाहर थे, अच्छा बाकी दिल्ली में ही किए हैं। एक नोएडा में भी किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देशभक्ति सर पूर्ण ये, नाटक है। अच्छा, तो ये नाटक जो करते हैं आप, ये किसी कंपनी के थ्रू करते हैं या आपकी खुद की कंपनी है नहीं नहीं, एक या कोई ग्रुप है संस्था है? हमारा। एक संस्था। संस्था है, एक ग्रुप है, श्री उमापति ग्रुप। पहले मैं यवनिका ग्रुप के साथ किया करता था। हाँ हाँ हाँ, आजकल मैंने मैं सुना श्री ये वाली का। उमापति ग्रुप, जी, आजकल मैं श्री उमापति ग्रुप के साथ हूं। अच्छा तो अच्छा उसी में हम लोग रिहर्सल करते हैं, नाटक करते हैं। एक परिवार जैसा ही ग्रुप है वो पूरा। अच्छा अच्छा। तो जी, इसमें जो आमदनी होती है उसमें से आप क्या हिस्सा करते हैं, कैसे क्या करते हैं? इसमें जनरली नाटकों में बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती। हाँ, नहीं होती। कई फिल्मों बार तो में, जेब से लगाना पड़ जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई इसलिए बार तो जो जेब से भी शोज, लगाना पड़ता है। अक्सर अक्सर जो शोज हमारे अपने होते हैं, उनका जितना भी कैश कलेक्शन होता है वो हम रखते हैं आगे वाले नाटकों के लिए, या ऐसी किसी दुर्घटना के लिए जिसमें कोई नाटक बिल्कुल फेल हो जाए। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड शो होते हैं, जो कोई हमसे करवाता है, उसके लिए पैसा भी अच्छा मिलता है और फिर बांटा भी जाता है। तो उसमें कोई फिक्स लेकिन राशि होती नाटकों होगी में इतनी? पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, नाटकों कौन में नहीं करियर करता? भी नहीं बन सकता, नाटकों से घर गृहस्थी भी नहीं चल सकती। वो सिर्फ आत्मसंतोष के लिए नाटक किए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मसंतोष और कुछ नहीं। और लोगों को संदेश मिले, कुछ जनता को, देखने वालों को संदेश मिले। संदेश मिले ये भी कुछ। कारण होता है, ये भी हाँ कारण होता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। हमारे साथ गणेश प्रसाद जी गौतम जुड़े हैं सर। बहुत बहुत अरे वाह, स्वागत आपका गणेश प्रसाद जी गौतम, प्रवेश। स्वागत। आप आपके साथ इतनी कृपा रहती है कि आप मेरे हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आपका हमेशा मुझको स्नेह मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद जी आपका। विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। तो सर, और एक कविता हो जाए चलते चलते। मैंने यहां अभी एक कमेंट देखा सदानंद कविश्वर जी का, हाँ हाँ। कि एक मुक्त छंद कविता होनी चाहिए। मैं मुक्त छंद कविताएं बहुत ही कम लिखता हूं, मतलब उंगली पे गिनने लायक मैंने लिखी होंगी, अधिकतर मेरी छंदबद्ध होती हैं। लेकिन जो भी मैंने मुक्त छंद लिखी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्हीं में से कविता सुनाता हूं। रस श्रृंगार रस ही है, वो मैं छोड़ नहीं सकता। आधी चॉकलेट सुनाइए सर। दांत से काटकर मेरे मुंह में डालना। आधी हाँ, चॉकलेट दांत से काटकर बहुत मेरे मुंह में डालना, मेरे अधखाए अमरूद को हौले से कुतर देना। आधी चॉकलेट दांत से काटकर मेरे वाह। मुंह में डालना, मेरे अधखाए अमरूद को हौले से कुतर देना, और कहना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। और कह देना कि मुझे प्यार नहीं है, बहुत सही। बेमानी है। अपने बॉयफ्रेंड की शिकायतें करना और वो भी मेरा हाथ थामे। अपने बॉयफ्रेंड की शिकायतें करना और वो भी मेरा हाथ थामे, मेरा हाथ थाम। मुझे एक टक देखते हुए, और कहना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। और कहना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। बेमानी। उम्र के इतने बड़े अंतर को भुलाकर, उम्र के इतने बड़े अंतर को भुलाकर सेल्फी लेते हुए अपने गाल मेरे गाल से सटा देना। इस छंद को मैं चाहूंगा अपने आंखों के सामने आप कल्पना करते चलें। उम्र के इतने बड़े अंतर को भुलाकर सेल्फी लेते हुए
अपने गाल मेरे गालों से सटा देना और अपनी बाह को मेरे परले कंधे पर रख देना, और अपनी बाह को मेरे परले कंधे पर रख देना और कहना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। और कहना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। और मेरा तुम्हें ये सब करने देना, मेरा तुम्हें ये सब करने देना, फिर तुम्हारी आंखों में देखकर कहना कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा तुम्हें ये सब करने देना और तुम्हारी आंखों में देखकर कहना कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, फिर धीरे से तुम्हारा नाम लेकर और कुछ भी ना कहना, फिर धीरे से तुम्हारा नाम लेकर और कुछ भी ना कहना, और ये समझना कि मुझे प्यार नहीं है, बेमानी है। क्या बात, बस कहाँ से लाते हैं सर आप ऐसी प्लॉट और ऐसी रचनाएं और ऐसे मतलब जो है संदेश, एक अलग से जो है प्लॉट ढूंढ करके लाते हैं और फिर उस पर रचना करते हैं। आप जैसे विद्वानों की संगति का असर है। संगति तो हम लेंगे साहब आपकी, हमने संगति पकड़ी है आपकी, और हम कुछ अवश्य आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, सीखना चाहते हैं और सीखेंगे भी। हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे। कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं सर कि किसी गंदी इसको बोलते हैं जो इत्र बेचता है, उसे गंदी कहा करते हैं। बिल्कुल। तो किसी गंदी की दुकान के पास आप बैठ जाइए, वो आपको इत्र नहीं देगा, कोई बात नहीं, लेकिन खुशबू तो देगा, खुशबू दे देगा, खुशबू दे देगा। सही कहा। तो हम आपके साथ लगे हैं, तो कुछ ना कुछ देकर ही जो है आपका पीछा छोड़ेंगे। आओ भाग्य मेरे। सर आप श्रृंगार की बात कर रहे हैं और शब्दों की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक छोटी सी रचना मेरी है, मैं आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपका श्रृंगार सुन चुका हूं और मैं आपको ये कहने ही वाला था अभी कि अब आप सुनाइए कुछ। जी सर, एक हमारे यहाँ राजस्थान में एक जगह है किशनगढ़। हाँ बिल्कुल। और किशनगढ़ में एक पिछवाई कला चलती है, चित्रकारी जिसे कहते हैं, पिछवाई कला। अच्छा। कपड़े पे चित्र बनता है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक होता है और उसमें चित्र बनाया जाता है। जी। तो उसपे एक महिला का चित्र है जिसे बनी ठनी कहा जाता है। आपने शायद देखा हो, बनी ठनी के नाम से। बिल्कुल चित्र पूरे भारत में विख्यात है वो बहुत। तो उसे मैं भारत की मोनालिसा कह करके पुकारता हूँ कि भारत की मोनालिसा वो है। और उसी पर मैंने ये कविता लिखी है। स्वागत। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई। क्या बात है, क्या बात है। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। वाह। प्रथम बंद है सर। जी। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। क्या बिंब है, कमाल है, कमाल है। तुम्हारा नील कमल है, कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। फूल झड़े जब तुम हंसती हो, फूल झड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मधुलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है, नागिन सी लहराई है। अगला बंद है। जी। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं,
होठ वाह तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी, अरुण कपोल पे काला तिल भी देख वाह, परी शर्माई क्या बात है, है। अरुण कपूर और काला तिल, वाह। तुम जब गहरी सांसें लेती, तुम जब गहरी सांसें लेती, कुमुद कली भरमाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई बहुत है। सुंदर। अंतिम बंद है सर। जी। कमल कमल नाल सी कटी तुम्हारी, आहा, इंद्रजाल सी बाहें हैं, वाह वाह कमल वाह। नाल सी, कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें हैं, हल्के हल्के तुम पग धरती, क्या बात है, कायनात शर्माए हैं। जय हो, झरनों जय हो, का, जय हो। झरनों का संगीत समेटे तू धरती पर आई आई है। है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है, क्या बात है नागिन आदरणीय, सी क्या बात है। लहराई है, बाहों के लिए नागिन मैंने, सी लहरा। बाहों के लिए मृणालों की उपमाएं बहुत सुनी थी, लेकिन इंद्रजाल कमाल कर दिया आपने। और कमल नाल, शाह भ्रमर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आप सभी का आशीर्वाद और आपकी संगत का असर है सर। आप जैसे लोगों की संगत करके मैंने भी कुछ सीख लिया अरे, है। तो सर अब तीन आपने तो मिनट मुझे शेष नए हैं, भाव दे दिए। 3 मिनट शेष रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कविता जी एक को और प्रणाम। श्रृंगार, एक और श्रृंगार हो क्या? जाए आपका। जी। सावन जवान है, तुम यहां मत आना, एक अलग मिजाज की है बिल्कुल। हाँ, सावन जवान है, तुम यहां मत आना, ये आवारा शहर है, तुम यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जाफरान, जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, अरे ये भूखों का शहर है, यहां पे मत आना। क्या बात है। सावन जवान है, तुम यहां मत आना, ये जाफरान यानी आवारा केसर। शहर है, क्या यहां बात। मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी, होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी, ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक है और रस है अंगूरी, ये प्यासों का शहर क्या है, बात। यहां मत आना। सजी हुई इत्र और हुस्न की दुकान है तू, सजी हुई इत्र और हुस्न की दुकान है तू, ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। तू रेशम है, तू रेशम है, मत ढूंढे नहीं सलवट आना। तुझ में। वाह तू रेशम है, वाह ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, वाह। ये शोहदों का शहर है, यहां मत आना। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, ये शोहदों का शहर है, यहां मत आना। और आखिरी शेर है, क्या संदल बात। की धड़कती हुई मूरत हो तुम, संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम, अरे ये सांपों का मूर्त शहर हो है, तुम। यहां मत आना। ये सांपों का क्या शहर है, बात है। यहां ये मत सांपों आना। का शहर है। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ एक छोटा कविता सा छंद आपकी सक्सेना तरफ से जी हो जुड़ी जाए। हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी।
कविता जी, सोनिया जी। सर अब आप सुनाइए कुछ। अब मैं एक मैं तो सर फिर एक शेर सुना के खत्म करता हूं मैं। विरह मेरे ख्याल समय भी हो गया सुना है। सकता हूँ। जी। स्वागत। हाँ हाँ। या खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, या खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, बिल्कुल बिल्कुल। या उन्हें अनकही सुनने की महारत दे दे। या खुदा मेरी जुबान को अल्फाज दे दे, या उन्हें अनकही सुनने की महारत दे दे। और एक शेर मैं और देता हूं, आप भले ही कुछ कहिए या ना कहिए, आप भले ही कुछ कहिए या ना कहिए, मगर सिर्फ मुस्कुराना एक बगावत है। आप भले ही कुछ कहिए या ना कहिए, मगर सिर्फ मुस्कुराना एक बगावत है। अब अगर हमारे पास समय है तो मैं आपका कोई छंद सुनना चाहूंगा। शायद शिवदत्त जी का नेट रुक गया है। हाँ सर, नेट की परेशानी आ रही है थोड़ी सी। जी, आप अगर समय है तो आप अपना एक छोटा सा छंद या कोई कविता सुना दीजिए। सर मेरे पास तो फिर विरह गीत है। विरह बहुत जरूरी है, विरह श्रृंगार में। ठीक है सर, समझ लेता हूँ। जी। सर आज तो इंटरनेट चल गया, मोबाइल चल गए, तो मैसेज से ही प्रेमी प्रेमिकाएं बात कर लेते हैं। लेकिन आपके हमारे जमाने में तो पत्र लेखन की परंपरा थी। पत्र लिखे जाते थे और उन और पत्रों वो को अक्सर गलत हाथों बड़े में पड़ संभाल जाते के थे। और बड़े वो संभाल के रखे अक्सर जाते थे गलत उनमें। हाथों में पड़ जाते थे। तो फिर मार भी पड़ती थी। तो उन पत्रों को बड़े संभाल के रखा जाते थे। लेकिन बिल्कुल। वही प्रेमिका या प्रेमी जब बेवफा निकल जाते थे, तो उन पत्रों का क्या हश्र होता है, वो मैंने इसमें हम्म। लिखा है। स्वागत, स्वागत। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। हाँ 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 हाँ। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला जला दिए। दिए। सूखे फूल किताबों वाले, सूखे फूल किताबों वाले, मैंने हवा में उड़ा दिए। वाह मैंने वाह। हवा में उड़ा बहुत दिए। सुंदर। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल लिए। हम्म। हम्म। तुमने तो बिन बात के ही आशियाने बदल बदल लिए। लिए। मुझको तो बेमौत मारा, वाह हाँ मुझको हाँ। तो बेमौत मारा, खिल खिला कर चल दिए। क्या खिल बात है, क्या खिला बात है। कर चल वाह दिए। वाह। दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला जला दिए। दिए। तेरे
तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए, ओ तेरे मेरे साथ गुजारे वो लम्हे भी भुला दिए, सच्चे रिश्ते बता के तुमने, सच्चे रिश्ते बता के तुमने वादे सब झुटला दिए, क्या बात है, क्या वादे बात सब है, झुटला झुठला दिए। दिए। सदानंद जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। गुलमोहर की याद आ रही है पिछली बातें, गुलमोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे, वाह, गुलमोहर की छाँव में हम वक्त बिताया करते थे, प्यार हमारा देख के उसके, प्यार हमारा देख के उसके फूल झड़ते रहते हाँ हाँ थे, हाँ 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 हाँ, फूल झड़ते क्या दृश्य खींचा है। रहते थे, वाह, दिल जलाते थे जो मेरा, खत तुम्हारे जला दिए। प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रेमिका चाहे कितने भी दूर हो जाएं, मन में कितना भी मैल हो जाए, लेकिन सच्चा प्रेमी या सच्ची प्रेमिका कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं। यही मैंने कभी अंतिम नहीं। बंद में लिखा है कि जी, क्या क्या मिलेगा मीत मेरे, हमसे नाते तोड़ दिए, क्या जी, मिलेगा मीत मेरे, हमसे नाते तोड़ दिए, फिर भी है ये दुआ हमारी, फिर भी है ये दुआ हमारी, सुखी रहे जब तक जिए तू, क्या सुखी बात है, क्या रहे बात है। जब तक जिए तू, सुखी रहे जब तक जिए ये है सच्चा प्रेम। तू। सर बहुत अब हम सुंदर, चाहेंगे कि बहुत सुंदर। जाते हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को यदि कोई संदेश देना चाहें साहित्य के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में, क्योंकि आपने बहुत लंबी पारी खेली है साहित्य में भी और जीवन में भी, तो दोनों में अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और देना और भी चाहिए। मैं खाली इतना बताता हूं, जिस बात पर मैं विश्वास करता हूं, जीवन में कुछ भी क्यों न हो, कैसा भी पल क्यों ना आए, मधुर, कठोर, जो मर्जी, उसे स्वीकार कीजिए, बहुत सुखी रहेंगे। उसकी अच्छाई आपको आज नहीं कल मालूम पड़ेगी। और जहां तक साहित्य का प्रश्न है, मेरा विश्वास यह है कि साहित्य सृजन होना चाहिए अपने आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक संतोष के लिए। किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ मत लिखिए, किसी को खुश करने के लिए कुछ मत लिखिए, और वाह, अपने साहित्य के कारण मुझे ये फल मिलेगा इसकी इच्छा मत रखिए। क्या बात, लिखिए, बहुत खुश सुंदर, रहिए, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रमोद जी का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, बहुत 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 धन्यवाद आपका प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका आदरणीय आभार। तो मित्रों, आज हमारे साथ थे आदरणीय देश के जाने माने साहित्यकार, नाटककार, शोमैन, मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि बड़े शोमैन हमारे साथ थे जिन्होंने बड़े बड़े नाटक किए हैं, और वो आज हमारे पटल पर हमारे विशेष अनुरोध पर पधारे हैं। हमें इनका स्नेह मिला, इनका आशीर्वाद मिला, आपका
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग भी पटल पर आए, इन्हें सुना, हमने सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आदरणीय शुक्रिया। शिवदत्त फिर जी, भी डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपने मुझे अपने साथ और इतने सारे बड़े साहित्यकारों के साथ बात करने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरे लिए एक यादगार दिन रहेगा। और जितने लोगों ने मुझे सुना, मैं उनका आभारी हूं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। नमस्कार मित्रों, ये कार्यक्रम प्रणाम यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है, तो आप जब जी। यूट्यूब पर देखें तो इसे आप आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो वो भी हमें बताइए, जिससे कि हम आगे के कार्यक्रमों में उस कमी को दूर कर सकते हैं। और सब सब ये यूट्यूब का लिंक कीजिए भेज देंगे आप सबको। कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़ सके। आपको जी हमारे नए नए, मैं हाँ सबको यूट्यूब का लिंक दूंगा, जी, सबको दूंगा, सबको दूंगा। तो बहुत बहुत आज का कार्यक्रम शुभकामनाएं। हम यहीं समाप्त करते हैं, और आदरणीय जी विवेक जी से हम विदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर। शुभ संध्या, शुभकामनाएं, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय हिंद, सादर। सादर नमस्कार।